नमस्ते, मैं हूं हितेंद्र और आप देख रहे हैं ज्योग्राफिया। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे राजस्थान की सिंचाई परियोजनाओं की। उसमें बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाएं होंगी, वृहद सिंचाई परियोजनाएं होंगी, मध्यम होंगी और फिर थोड़ी सी बात हम लघु सिंचाई परियोजनाओं की भी करेंगे। तो चलिए, यूं एक विशाल आयाम है, 2 3 4 लेक्चर्स में इसको किया जा सकता है, लेकिन हम इसको बहुत सारगर्भित बनाने की कोशिश की है, जहां से अमूमन पिछले सालों में प्रश्न पूछे जाते रहे, पैटर्न क्या रहा, और उसी आधार पर हमने इसको बहुत सारगर्भित, बहुत संक्षिप्त बनाने की कोशिश की है। और साथ में यह भी ध्यान रखने की कोशिश है कि प्रश्न बाहर से ना जा पाए। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे बहुउद्देशीय परियोजनाओं की। देखिए, 2 शब्द हैं, बहु और उद्देश्य, जिसमें एक से ज्यादा उद्देश्य हो, बहुत सारे उद्देश्य हो। वो उद्देश्य क्या हो सकते हैं? विद्युत उत्पादन एक उद्देश्य हो सकता है, सिंचाई उद्देश्य हो सकता है, पेयजल भी उद्देश्य हो सकता है, बाढ़ का नियंत्रण अपने आप में एक उद्देश्य है, जैव विविधता का संरक्षण और साथ में मत्स्य पालन। ये कई उद्देश्य हो सकते हैं, इनसे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इस तरह से आजीविका कमाना, इससे लोगों की आय में वृद्धि होती है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से, और लोगों की आय में भी वृद्धि होती है, उनका जीवन स्तर सुधरता है। तो कुल मिलाकर इसमें बहुत सारे उद्देश्य शामिल होते हैं। तो एक छोटा सा एक ये समझ थी कि हम क्यों इनको बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं कहते हैं। और साथ में सबसे पहले हम बात करेंगे भांकड़ा नांगल परियोजना की। क्या खास बात है? भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना राजस्थान के लिए क्यों खास है? क्योंकि राजस्थान की इसमें हिस्सेदारी होती है। भांकड़ा नांगल बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की नदी कौन सी है? सतलज। इसको भी ध्यान रख लेंगे, बड़ी आसान चीज है। और उसके बाद आप ध्यान रख लेंगे पहरा का। पहरा, पैसे पंजाब, ऐसे हरियाणा और ऐसे राजस्थान, बस हो गया। इसके बाद ये थोड़ा सा हम लोग इस पे बात कर लेते हैं। 2 बांध है इसमें, एक का नाम है भांकड़ा बांध। भांकड़ा डांस पंजाब का होता है, लेकिन भांकड़ा बांध पंजाब का नहीं है, हिमाचल प्रदेश का है। थोड़ा सा उल्टा देखेंगे इसको। हम भांकड़ा का जैसे ही जिक्र आता है हम सोचने लगते हैं, पंजाब तक हमारी कल्पनाएं चली जाती हैं, लेकिन भांकड़ा बांध पंजाब में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में। और खास बात क्या है? हिमाचल प्रदेश का एक जिला है बिलासपुर, वहीं पर इसकी लोकेशन होती है, हिमाचल प्रदेश में। पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, उन्होंने इसको एक चमत्कारिक विराट वस्तु की संज्ञा दी। चमत्कारिक, चमत्कारिक क्यों कहा? क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था में बड़ा लाभ मिलता है, इससे लोगों की आजीविका सुधरती है, उनका जीवन स्तर सुधरता है। खेती एक प्राथमिक व्यवसाय था, और भारत की उस समय जब भारत आजाद हुआ था, लगभग 90% जो जनता थी वो कृषि पर निर्भर थी। इसका मतलब कृषि हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण थी। ये उन दिनों की बात है जब हम पूरा कृषि में पूरी तरह से आत्मनिर्भर भी नहीं थे, और हमें विदेशों से अनाज मंगाना पड़ता था खाने के लिए, जिंदा रहने के लिए। इस रूप में जवाहरलाल नेहरू ने इसको चमत्कारिक विराट वस्तु की संज्ञा दी। ये बात आप लोगों ने गाइडों में खूब पढ़ रखी है, और आप इसको ध्यान रखेंगे। एक शब्द बार बार आता है, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध। कभी कभी इसके लिए शब्द आता है गुरुत्व सिंधा बांध, गुरुत्व कंक्रीट बांध। बहुत ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, इतना ध्यान रखेंगे सीमेंट कंक्रीट का इसमें प्रयोग हुआ। इसकी नींव खास डिजाइन से तैयार की गई, कठोर चट्टानों के ऊपर। और साथ में इस बात का ध्यान रखने की कोशिश की गई वैज्ञानिक तरीके से कि इसके जल और मिट्टी का जो भार है वो डिजाइन के अनुरूप, डिजाइन को इस ढंग से किया गया ताकि जल और मिट्टी का भार इजीली संतुलित हो सके। इस रूप में ये एक तकनीक थी जिसको गुरुत्व सीधा बांध कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद ये भी देख लेंगे गोविंद सागर बांध। ये बांध है भांकड़ा, और इसके पीछे एक कृत्रिम जलाशय बनाया गया जिसका नाम है गोविंद सागर बांध। ध्यान देंगे। अब हम बात कर लेते हैं नांगल बांध की। नांगल बांध पंजाब में है, पंजाब के रोपड़ में है नांगल बांध। ध्यान रखेंगे, कई बार ज्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भांकड़ा बांध को वो पंजाब में समझते हैं और नांगल बांध को वो हिमाचल प्रदेश में समझते हैं। उल्टा है, भांकड़ा बांध पंजाब में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में। अब जो बच गया नांगल बांध, उसकी लोकेशन पंजाब में होती है, रोपड़ में होती है। 2 नहरें इससे निकाली गई। ये अच्छा, ये तो भांकड़ा था हिमाचल प्रदेश में, भांकड़ा बांध। ये नांगल बांध है, लेकिन ये नहर एक गलत है। ये नहर इधर होनी चाहिए थी, इधर पंजाब की तरफ। ये तो है बिस्ट नहर, बिस्ट नहर। बिस्ट एक दोआब है, बिस्ट एक दोआब है जो ब्यास और सतलज नदियों के बीच में, सतलज और ब्यास नदियों के बीच में है।
उस तरफ ये नहर चली जाती है। फिर एक नहर बसती है ये वाली, इसका नाम दिया गया भाखड़ा नहर। ये कौन सी नहर है? भाखड़ा नहर। और इसमें लाभ किस किस को मिलता है? इन 3 राज्यों को मिलता है, पहरा को, पंजाब को, हरियाणा को और राजस्थान को, तीनों को भाखड़ा नहर से लाभ मिलता है। एक और खास बात, भाखड़ा नहर भाखड़ा बांध से नहीं निकाली गई। फिर एक विरोधाभासी बात, भाखड़ा पंजाब में नहीं हिमाचल में है और भाखड़ा नहर भाखड़ा बांध से नहीं निकाली गई। फिर किस बांध से निकाली गई? नांगल बांध से। इसको ध्यान रखने की जरूरत है। बस यहाँ थोड़ा सा हो सकता है कभी एग्जामिनर आपको फंसाए, इस बात का आप लोग थोड़ा ध्यान रख लेंगे। और इसमें राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है? लगभग 15.2%, 15.2%। और सबसे ज्यादा लाभान्वित जिला कौन सा? हनुमानगढ़। हमारे यहाँ का हनुमानगढ़ जिला इससे सबसे ज्यादा लाभान्वित होता है। अमूमन ये प्रश्न कभी पूछा नहीं गया, लेकिन फिर भी आप चाहें तो इसको देख लीजिए। लगभग 227 मेगावाट विद्युत इससे राजस्थान को मिलती है और लगभग 2.3 लाख हेक्टेयर राजस्थान की जमीन में इससे सिंचाई सुविधा प्राप्त होती है। अमूमन यहाँ से प्रश्न नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी आप चाहें तो इस पर थोड़ा गौर कर सकते हैं, इसको थोड़ा तैयार कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे व्यास परियोजना की। बस भाखड़ा नांगल बांध से जो प्रश्न संभावित हो सकते हैं इसी दायरे में होंगे, इससे ज्यादा आपको रटने की, सिर खपाने की जरूरत नहीं है। अमूमन यहाँ से प्रश्न आप देख पाएंगे। व्यास परियोजना की हम लोग बात करते हैं। 2 बांध हैं यहाँ पे, एक पोंग, एक पंडोह। नदी कौन सी? व्यास। भाखड़ा नांगल किस नदी पे था? सतलज नदी पर। वो मामला सतलज नदी का था, ये मामला व्यास नदी का है। ठीक है। और ये भी 3 राज्यों की सम्मिलित परियोजना है, पहरा, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। ठीक है। राजस्थान से बाहर ये 2 परियोजनाएं हैं, 2 बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, भाखड़ा नांगल और व्यास, दोनों की दोनों पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की सम्मिलित परियोजनाएं हैं। इसके अलावा 2 बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं और हैं, एक माही के नाम से, एक चंबल के नाम से। उनकी लोकेशन राजस्थान के भीतर होती है और ये राजस्थान से बाहर होती हैं, लेकिन फिर भी राजस्थान को इनसे लाभ मिल पाता है। तो ये बस ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा। तो इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं ये 20% हिस्सेदारी पंडोह से और 59% हिस्सेदारी पोंग बांध से राजस्थान को मिलती है। और कुल मिलाकर लगभग 422 मेगावाट विद्युत राजस्थान को मिल पाती है। ये होगी व्यास परियोजना। अब हम चलते हैं, इसकी 2 खास बातें हैं। एक तो ये कि शीत ऋतु में इंदिरा गांधी नहर को इससे पानी मिलता है व्यास परियोजना से। ठीक है। हम हरी के बैराज और वो तमाम चीजें पढ़ चुके हैं, लेकिन शीत ऋतु में जब पानी की कमी होती है उस दौरान इंदिरा गांधी नहर को व्यास परियोजना से पानी मिलता है। एक बात ये। और दूसरी बात बिल्कुल राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में, वो है कि इससे सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा होता है? बीकानेर। सबसे ज्यादा लाभान्वित जिला है बीकानेर। अब हम चलते हैं चंबल नदी घाटी परियोजना पे। चंबल नदी घाटी परियोजना, 2 राज्य आप लोगों को देखने होंगे, एक राजस्थान, एक मध्य प्रदेश। वैसे भी ये नदी राजस्थान, मध्य प्रदेश से राजस्थान में प्रवेश करती है। दोनों राज्यों की भागीदारी कितनी है? 50-50%, बराबर की भागीदारी है। आधा राजस्थान लेगा, जो लाभ होगा वो आधा राजस्थान लेगा और आधा मध्य प्रदेश लेगा। इसके बाद में इसमें कुछ बांधों का निर्माण करवाया गया इस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के दौरान। सबसे पहला बांध बनता है, ये चंबल नदी इस तरह से आती है, मध्य प्रदेश से राजस्थान में इस तरह से प्रवेश करती है। और सबसे पहला बांध है नंबर 1, ये होता है गांधी सागर बांध। इसकी लोकेशन मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में नहीं है। ठीक है। और ये मध्य प्रदेश का मंदसौर जिला है, मंदसौर, यहाँ पर इसकी लोकेशन होती है। और इससे लगभग 115 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। इसके बाद में दूसरा बांध होता है राणा प्रताप सागर, ये दूसरा बांध है। इसकी लोकेशन होती है चित्तौड़गढ़ का रावत भाटा, चित्तौड़गढ़ का रावत भाटा। और यहां से लगभग 172 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है रावत भाटा से। इसके बाद तीसरा बांध होता है जवाहर सागर, ये नंबर 3 है। और इसकी लोकेशन होती है बोरावास कोटा। कोटा और बूंदी की सीमा के ऊपर ये स्थित होता है। बोरावास कोटा नामक प्रॉपर जगह है जहां पर इसकी लोकेशन है। और इससे लगभग 99 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। दोस्तों, चौथा बांध होता है कोटा बैराज और इसकी लोकेशन होती है कोटा में, लोकेशन होती है कोटा में। ये देखिए, ये केवल सिंचाई नहर है, इससे केवल सिंचाई होती है, इससे विद्युत उत्पादन नहीं होता। जो इससे पहले के 3 बांध थे,
एक गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, तीनों में सिंचाई और विद्युत उत्पादन दोनों चीजें होती हैं, लेकिन यहाँ विद्युत उत्पादन नहीं होता, इससे केवल सिंचाई की सुविधा प्राप्त हो पाती है। इससे दो नहरें निकाली गई, एक तो ये कोटा और बूंदी, और दूसरी नहर निकाली गई इस तरह से, कोटा और बारां और फिर मध्य प्रदेश। जो कोटा और बूंदी की तरफ है ये नदी इस तरह से जा रही है, इस तरह से, और ये जो नदी का बायां किनारा, हमारा जो बायां हाथ है वो नदी का बायां किनारा, और जो हमारा दायां हाथ है वो नदी का दायां किनारा। तो ये वाली है बाई नहर, इधर है बाई नहर। ये किन जिलों को लाभान्वित करती है? कोटा और बूंदी को, बाई नहर। और फिर ये है दाई नहर, ये वाली है दाई नहर। किन जिलों को लाभान्वित करती है? ये कोटा है और साथ में ये बारां है, इन दोनों जिलों को लाभान्वित करती है। राजस्थान के बारां के बाद में ये नहर चली जाती है मध्य प्रदेश में। इसका मतलब ये दोनों स्टेट को लाभान्वित कर रही है, राजस्थान को भी और मध्य प्रदेश को भी। ये दो बात हुई। एक बात और, ये जो दाई नहर है इससे 8 लिफ्ट स्कीमें निकाली गई, लिफ्ट नहरें निकाली गई। उनमें से 2 तो हैं कोटा में। ये जो 2 कोटा में है इनका नाम है जालीपुरा व दिगोद लिफ्ट स्कीम। अमूमन प्रश्न यहां से नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे लेंगे। इसके बाद 6 लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं बारां में। इन 6 का नाम क्या है? ये 2 हम कोटा में मेंशन कर ही चुके हैं। तो नंबर 3 से अंता लिफ्ट माइनर, नंबर 4 अंता लिफ्ट स्कीम, फिर है 5 नंबर पर गणेशगंज लिफ्ट स्कीम, एक है सौरखंड, पचेल लिफ्ट स्कीम, और एक है कचारी लिफ्ट स्कीम, कचारी लिफ्ट स्कीम। इनकी लोकेशन होती है बारां में। तो कुल मिलाकर दाई नहर से ये 8 लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, चलिए एक थोड़ी सी बात और थी। चंबल परियोजना से हम लोग बात कर चुके थे कि 50% हिस्सेदारी राजस्थान की और 50% हिस्सेदारी मध्य प्रदेश की। तो यहाँ से लगभग 193 मेगावाट विद्युत राजस्थान को मिलती है। इसका जस्ट डबल उत्पादन होता है, 193 राजस्थान के हिस्से में और 193 मध्य प्रदेश के हिस्से में, और लगभग 2.25 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधा मिलती है राजस्थान को। ये भी थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे माही बजाज सागर परियोजना की। नामकरण किसके आधार पर हुआ? महान स्वतंत्रता सेनानी जमनालाल बजाज के नाम पर इसका नामकरण हुआ। नदी का नाम माही है और ये योजना है राजस्थान और गुजरात की। माही मध्य प्रदेश से आती है, राजस्थान में प्रवेश करती है और गुजरात में जाती है, लेकिन माही से मध्य प्रदेश का लेना देना नहीं है, सिर्फ गुजरात और राजस्थान का लेना देना है। यहाँ पर 45% हिस्सेदारी राजस्थान की होती है और 55% हिस्सेदारी गुजरात की होती है। इसका मतलब माही परियोजना से ज्यादा लाभ गुजरात को होता है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे। अब माही परियोजना से हम लोग देखते हैं, एक बांध बनाया गया माही बजाज सागर बांध। इसको बोरखेड़ा बांध के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यह बांसवाड़ा जिले के बोरखेड़ा नामक स्थान पर इसकी लोकेशन है। ये इसके बाद ये देखिए, एक है कागदी पिकअप बांध, कागदी पिकअप बांध, ये भी बांसवाड़ा में सिंचाई के लिए काम आता है। इससे भी 2 नहरें निकाली गई, एक दाई नहर और एक बाई नहर। ठीक है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है। बांसवाड़ा में लोकेशन कागदी पिकअप बांध की, बांसवाड़ा में के बोरखेड़ा में लोकेशन माही बजाज सागर बांध की। 2 राज्य हैं, गुजरात और राजस्थान, दोनों की हिस्सेदारी होती है। और इस तरह से ये माही बजाज सागर परियोजना को हम लोग देखेंगे। एक बांध और होता है कड़ाना, ये राजस्थान में नहीं होता। ये यहाँ से ये माही नदी राजस्थान से गुजरात निकल जाती है और यहाँ गुजरात का पंचमहल जिला है, पंचमहल। इस पंचमहल जिले में की लोकेशन है कड़ाना। इसी कड़ाना नामक स्थान पर यह बांध बनाया गया, जिसको कड़ाना बांध के नाम से जाना जाता है। अब ये भी थोड़ा सा देख लेंगे। माही बजाज सागर परियोजना से सबसे ज्यादा लाभान्वित जिला है बांसवाड़ा। ठीक है, थोड़ा सा लाभ डूंगरपुर को भी प्राप्त होता है, लेकिन सबसे ज्यादा लाभ होता है बांसवाड़ा को।
चंबल के विषय में ये बात नहीं की थी। अमूमन इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे गए, लेकिन फिर भी चंबल परियोजना के विषय में यदि पूछता है तो आप थोड़ा सा ये देखें। चंबल परियोजना से सर्वाधिक लाभान्वित है बूंदी जिला। अब बृहद सिंचाई परियोजनाओं की हम लोग बात करेंगे। बृहद सिंचाई परियोजना कैसे पहचानेंगे इनको? सिंचाई क्षमता 10,000 हेक्टेयर से अधिक होती है, उनको हम बृहद सिंचाई परियोजना के नाम से जानते हैं। बस सिंचाई की जो क्षमता है इसी के आधार पर इनका नामकरण हुआ है। बृहद सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना और लघु सिंचाई परियोजना। अब देखते हैं सबसे पहले गंग नहर परियोजना को। गंग नहर एक बृहद सिंचाई परियोजना है। जिला कौन सा है? लाभान्वित जिला श्रीगंगानगर। निर्माण कहाँ हुआ? निर्माण हुआ 1927 में, महाराजा गंगा सिंह। हमने इंदिरा गांधी नहर परियोजना की जो बात की थी उसकी प्रेरणा इसी गंग नहर से मिली थी। इसका उद्गम होता है पंजाब के हुसैनी वाला हेड से। ये पंजाब है और पंजाब के ये हुसैनी वाला हेड से इसका उद्गम होता है। राजस्थान में प्रवेश कहाँ से होता है इसका? शिवपुर हेड से। शिवपुर हेड, ये थोड़ा सा हम लोग ध्यान दे लेंगे। हुसैनी वाला हेड की लोकेशन होती है पंजाब में और शिवपुर हेड की लोकेशन होती है हमारे यहाँ श्रीगंगानगर में। इसके बाद आप, चूंकि इंदिरा गांधी नहर पे भी हमने बात की थी, इसकी कुल लंबाई है 129 किलोमीटर। इस 129 किलोमीटर में से 17 किलोमीटर ये राजस्थान में होती है। ठीक है। नर्मदा नहर परियोजना, क्या खास बात है? हम सब जानते हैं नर्मदा नहर निकाली गई गुजरात के सरदार सरोवर बांध से। बहुत सारा विरोध हुआ, लेकिन अंततः ये बांध बना और यहां से एक नर्मदा नहर परियोजना, नर्मदा नहर निकाली गई जो राजस्थान तक पहुंचती है। कहां तक पहुंचती है? राजस्थान में बाड़मेर और जालोर, दो लोकेशंस हैं। ये गुजरात का सरदार सरोवर और यहां से ये नर्मदा नहर राजस्थान तक पहुंचती है। ये जिला है जालोर और ये है बाड़मेर। अब दो लोकेशंस हैं। बाड़मेर की तो कौन सी है? गुढ़ामालानी। बाड़मेर की लोकेशन है गुढ़ामालानी और जालोर की लोकेशन है सांचौर। ये दोनों इलाके इससे लाभान्वित होते हैं और इस नहर का भी काफी योगदान रहा। जैसे हम कई बार बात कर चुके कि नहरी सुविधा, सिंचाई की सुविधा प्राप्त होती, मरुस्थल की धरती काफी सोना उगलने लगी है। तो सिंचाई के मामले में अग्रणी होते ही ये जिले खेती के मामले में काफी अच्छा उत्पादन करने लगे हैं और देश की, राज्य की अर्थव्यवस्था में सीधा सीधा योगदान होने लगा। ये देखिए फव्वारा सिंचाई पद्धति, यहाँ जो खेती होती है वो फव्वारा सिंचाई पद्धति से होती है। कौन सी? नर्मदा नहर से। बीसलपुर परियोजना, बीसलपुर परियोजना कहाँ है? बनास नदी पर। और इलाका कौन सा है? टोडा रायसिंह। जिला कौन सा? टोंक। यह आपका टोंक जिला है और टोंक जिले की तहसील है टोडा रायसिंह। वहां का एक गांव है बीसलपुर। यहीं पर बनास नदी पर एक बांध बनाया गया। लाभान्वित जिले कौन से? अब तक 3 जिले खासतौर पर लाभान्वित हुआ करते थे, स्वयं टोंक, पड़ोसी जिला अजमेर और पड़ोसी जिला जयपुर। जयपुर शहर को पेयजल की आपूर्ति इसी से हो रही है पिछले कुछ सालों से। जब से जम्बारामगढ़ बांध में के कैचमेंट एरिया को लोगों ने बाधित किया और वह बांध सूखा, तब से बीसलपुर बांध लगातार जयपुर को पानी की सप्लाई कर रहा है और ये अजमेर को पानी की सप्लाई कर रहा है। टोंक में इससे काफी लाभ हो रहा है, लेकिन इसके साथ अब कुछ और जिलों को इससे जोड़ा गया है। सवाई माधोपुर और दौसा को भी इससे लाभान्वित होने लगे, बल्कि नागौर तक भी अब इसका पानी जाने लगा पेयजल। तो ठीक है, ये बीसलपुर परियोजना हुई। अमूमन इससे ये इस तरह की सवाल नहीं पूछे जाते कि कितनी जमीन को सिंचाई हो रही है, कहाँ से हो रही है। बस केवल लोकेशन अमूमन जो पूछी गई है कि बीसलपुर बांध की लोकेशन कहाँ है और किस नदी पर है। तो नदी का नाम है बनास और जिले का नाम है टोंक। फिर है जाखम परियोजना। जिला कौन सा? प्रतापगढ़। नदी कौन सी? जाखम। यह प्रतापगढ़ जिला है और प्रतापगढ़ में जाखम नदी के ऊपर जाखम बांध बनाया हुआ है। खास बात क्या है? राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है 81 मीटर का, 81 मीटर प्रतापगढ़ में जाखम नदी पर जाखम बांध। फिर है अनास परियोजना। लोकेशन कहाँ? बांसवाड़ा में। ये माही की एक सहायक नदी है। माही इस तरह से आती है और ये अनास नदी इस तरह से बांसवाड़ा में माही नदी से मिल जाती है। इसी अनास नदी पर सिंचाई परियोजनाएं बनाएगी जिसका नाम है अनास परियोजना। ईसरदा बांध परियोजना। लोकेशन कहाँ? सवाई माधोपुर में। ये सवाई माधोपुर है और सवाई माधोपुर में एक गांव है ईसरदा
जहां से जयपुर राज परिवार उत्तराधिकारी नहीं होने की स्थिति में अपने उत्तराधिकारी को गोद लिया करते हैं। इसी ईसरदा गांव में यह बांध बनाया गया और इसकी लोकेशन होती है सवाई माधोपुर। भीकाबाई सागवाड़ा परियोजना, बस आपको कुछ नहीं, केवल जिले के नाम से इसका लिंक रखना है। और ये जिला है डूंगरपुर। इसी डूंगरपुर जिले में ये परियोजना पाई जाती है जिसका नाम है भीकाभाई। राजस्थान के पूर्व मंत्री थे, श्रम मंत्री थे और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। और उन्हीं को सम्मान देने के लिए इस नहर का नामकरण के नाम पे किया गया, भीकाभाई सागवाड़ा परियोजना। और जिले का नाम होता है डूंगरपुर। एक है जवाई बांध परियोजना। जवाई बांध की लोकेशन होती है पाली में, और पाली का सुमेरपुर कस्बा, यहाँ इसकी लोकेशन होती है। राजस्थान का पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध, सबसे बड़ा। और इसको मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है। मारवाड़ा नहीं, मारवाड़ का अमृत सरोवर, ये याद रखेंगे। अमृत सरोवर कई बार इस प्रश्न को पूछा गया है, तो थोड़ा सा याद रख लेंगे। जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। अब हम बात करेंगे भरतपुर जिले की। इधर से यमुना नदी निकल रही है, ठीक है। इस यमुना नदी से ये नहरें निकालेगी, एक भरतपुर नहर परियोजना और दूसरी गुड़गांव नहर परियोजना, यमुना नदी से, ठीक है। दोनों नहरें यमुना नदी से निकालेगी और इनसे लाभान्वित जिला कौन सा है? भरतपुर। तो गुड़गांव नहर परियोजना और भरतपुर नहर परियोजना, दोनों से भरतपुर जिला लाभान्वित होता है। एक है राजीव गांधी सिद्धमुख व नोहर सिंचाई परियोजना। आपको चलना होगा हनुमानगढ़ में और ध्यान रखना होगा सतलज नदी से कौन सी नहर निकली थी। भांकड़ा नांगल बांध जो परियोजना थी, उससे एक नहर आई, भांकड़ा नहर, जो राजस्थान तक पहुंचती है। इसी भांकड़ा नहर का पानी राजीव गांधी सिद्धमुख व नोहर सिंचाई परियोजना के रूप में काम में आता है। दो जिले इससे लाभान्वित हैं, एक तो हनुमानगढ़ और दूसरा पड़ोसी जिला चूरू। हनुमानगढ़ जिले की नोहर और भादरा दो तहसीलें हैं, दो क्षेत्र हैं, और चूरू का राजगढ़ क्षेत्र इससे लाभान्वित होता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे। हनुमानगढ़ और चूरू दोनों लाभान्वित है, ज्यादा लाभान्वित हनुमानगढ़ है। हनुमानगढ़ का ज्यादा एरिया इसके दायरे में आता है। नाम होता है राजीव गांधी व सिद्धमुख नोहर परियोजना। पानी कहां से आया? भांकड़ा नहर के द्वारा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ में जो जो आयाम हमने आपसे डिस्कस किए, उन तमाम आयामों पर आप लोग चर्चा करेंगे, 2-3 बार इसका रिवीजन करेंगे। और मुझे लगता है कि परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाएगा, निश्चित रूप से आपकी समझ के आधार पर उन प्रश्नों का ठीक ठीक जवाब दे पाएंगे। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।